स्विच मोड पावर सप्लाई स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। आज इस लेक्चर में अपन स्विच मोड पावर सप्लाई मतलब एसएमपीएस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे यूपीएस, एसएमपीएस ये पावर सप्लाईज होती हैं। इसमें एसएमपीएस कंप्यूटर के अंदर लगता है। कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई लगती है, कंप्यूटर में अंदर जो सॉकेट होता है उस पर एक फैन लगा होता है, ऊपर आपने देखा होगा। तो फैन जो होता है वो कूलिंग फैन होता है एसएमपीएस का, जहां से हवा आती है। एसएमपीएस को थोड़ा ठंडा करने की जरूरत होती है। वो एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई होती है जो अलग अलग वोल्टेज पे पावर सप्लाई कंप्यूटर को देता है। जो रिक्वायर्ड पावर सप्लाई उसके अलग अलग आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं, अलग अलग वोल्टेज लेवल्स होते हैं, अलग अलग 5-6 उसमें से केबल्स निकली होती हैं। हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में एक पावर सप्लाई की जरूरत होती है। वो जो पावर सप्लाई होती है वो एसएमपीएस टाइप की होती है। ये एसएमपीएस पावर सप्लाई से पहले जो पावर सप्लाई हुआ करती थी वो था चॉपर, डीसी टू डीसी इसको बोलते थे चॉपर। ये चॉपर जो है वो हैवी वेट की डिवाइस होती थी। इसमें हाई इंडक्टर की जरूरत होती थी, हाई इसकी कॉस्ट होती थी, बल्कि होता था, कॉस्ट ज्यादा होती थी, साइज बड़ी होती थी, लॉसेस ज्यादा होते थे। इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए और खास तौर से नासा ने एक डिवाइस डेवलप की स्पेस क्राफ्ट के लिए, सैटेलाइट्स के लिए। एक ऐसी डिवाइस की जरूरत थी जिसका वेट बहुत कम हो और उसकी कंट्रोलिंग एबिलिटी, उसका आउटपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन बहुत कम से कम हो। मीन्स आउटपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन 0.001% हो, मीन्स 1 मिली परसेंटेज वोल्टेज वेरिएशन हो, उसमें बहुत कम वेरिएशन आता हो, वोल्टेज रेगुलेशन ना के बराबर हो। तो इस टाइप की जो डिवाइस का एक इन्वेंशन की जरूरत थी, जो 1970 में नासा ने एक डिवाइस बनाई जिसका नाम था एसएमपीएस। ये डिवाइस बेसिकली तो चॉपर के वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करती है, लेकिन इस डिवाइस में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इस डिवाइस में जो स्विचेस होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑन ऑफ होते रहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी। इसलिए इस डिवाइस का नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड ये स्विचिंग मोड की पावर सप्लाई है जो हाई फ्रीक्वेंसी पे इसमें स्विचेज यूज करते हैं। इस डिवाइस में जनरली एससीआर, थायरिस्टर्स और ये डिवाइसेस काम में नहीं लेते, ये स्विचेस काम में नहीं लेते। इसमें नॉर्मली अपन हाई फ्रीक्वेंसी के ऑपरेटिंग स्विचेस काम में लेते हैं। इस डिवाइस में जो चॉपर्स थे उसको स्मॉल पावर एप्लीकेशन के लिए एसएमपीएस ने रिप्लेस कर दिया। अब जो है चॉपर्स की जगह स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट के लिए स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट के लिए चॉपर्स को एसएमपीएस ने रिप्लेस कर दिया है। जितने भी डीसी पावर की जरूरत होती है स्मॉल पावर एप्लीकेशंस के लिए, वहां अपन एसएमपीएस को ही यूज करते हैं, नहीं कि चॉपर को यूज करते हैं। ये एसएमपीएस होते हैं वो स्मॉल इन साइज, लो कॉस्ट, better regulation, no filter requirement, light in weight, low harmonics, distortion,
लो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, बैटरी एफिशिएंसी, बैटरी एफिशिएंसी, ये सारे फीचर्स एसएमपीएस में होते हैं। स्मॉल इन साइज, लो इन वेट, बेटर इन वोल्टेज रेगुलेशन, नो फिल्टर रिक्वायरमेंट, लाइट इन वेट, लो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, बैटरी एफिशिएंसी, हाई स्विचिंग, हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग, लो पावर इक्विपमेंट, लो पावर स्विचेस, लो पावर स्विचेस। इसमें जो स्विचेज होते हैं उनकी पावर रेटिंग बहुत कम होती है, लो पावर रेटिंग, लो पावर रेटिंग स्विचेस। जो स्विचेज होते हैं उनकी पावर रेटिंग बहुत कम होती है, तो लो पावर रेटिंग स्विचेज होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन है, नो फिल्टर रिक्वायरमेंट है, इसमें सेल्फ फिल्ट्रेशन होता है, इसमें अलग से कोई फिल्टर की जरूरत नहीं होती है, लाइट इन वेट होते हैं, लो इन कॉस्ट होते हैं, लो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है, बैटरी एफिशिएंसी होती है और हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ये पॉसिबल हुआ हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग से। ऑल द थिंग्स आर पॉसिबल, ऑल मैक पॉसिबल, all make possible by high frequency switching, high frequency switching, all the things that possible by high frequency switching। तो इसमें जो स्विच यूज करते हैं वो जनरली जो स्विच यूज करते हैं वो मोसफेट यूज करते हैं, और जिनकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो 100 किलोहर्ट्ज होती है, और हाई पावर के लिए IGBT यूज करते हैं, जिनकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, 50 किलोहर्ट्ज होती है, और उससे ज्यादा पावर एप्लीकेशन के लिए, मोर पावर के लिए, इससे ज्यादा पावर के लिए MCT यूज करते हैं, SIT यूज करते हैं, ये अपन इसके लिए स्विचेज यूज करते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बहुत बेटर फ्यूचर है, बेस्ट फ्यूचर है, बेस्ट एप्लीकेशन है, स्पेसक्राफ्ट के लिए डिजाइन हुई, लेकिन ऐसी डिजाइन हो गई कि इसकी कॉस्ट जो जनरल इक्विपमेंट है अपने उनसे भी कम आ गई। ऐसी डिजाइन होगी कि इसका वेट जो है पहले 5 किलो की बनती थी, उसकी बजाय 25 ग्राम बन गई। ऐसी डिजाइन होगी कि कॉस्ट पहले 5000 आती थी, वहां पे 50 रुपए में बन गई। इतना बेटर जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया कि सारी डिवाइसेस को आज SNPS ने रिप्लेस कर दिया, और सारी स्विचिंग डिवाइसेस जो है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, लाइफ सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट है, लाइफ सपोर्टिंग मशीन्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनिंग मशीन्स हैं, प्रिंटिंग मशीन्स हैं, प्रिंटिंग प्रेस हैं, इन सब में आप SNPS सॉफ्टवेयर जो सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर रनिंग मशीन्स हैं, इन सब में जो डिवाइस यूज की जाती है वो है SNPS। सो SNPS ने एक रिवॉल्यूशन जो है मार्केट में प्रोड्यूस कर दिया, और ये 1970 में डेवलप हुई थी, नासा ने डेवलप किया था, नासा 1970s में ऐसी डिवाइस मार्केट में आई थी। तो ये था SNPS। ये SNPS होता क्या है? ये DC डिवाइस होती है, DC आउटपुट देती है, AC से या DC टू DC देती है ये, और ये केवल क्या होती है, स्विचिंग मैकेनिज्म से DC में कन्वर्ट कर देती है, और इसमें वोल्टेज रेगुलेशन में बहुत कम कर देती है। वोल्टेज रेगुलेशन बहुत कम कैसे करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसकी जो एडवांटेज थी या फीचर थे उसको अपन ने समझा है। अब ये
कैसे ऐसा कंट्रोल कर सकती, कैसे इसमें इतनी एडवांटेज आ गई, कैसे इसमें टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांसमेंट आ गया, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए अपन ने क्या किया था, चॉपर है और ये चॉपर है, इसमें क्या किया, ये वोल्टेज है आउटपुट, ये ऑफ साइकिल है, ये ऑन साइकिल है, ये ऑफ साइकिल है, ये ऑन साइकिल है, ये ऑफ साइकिल है, तो ये ऑन ऑफ साइकिल्स है। ओके, हुआ क्या, जब ऑन साइकिल थी तो करंट बढ़ा, ऑफ साइकिल में करंट घटा, ऑन साइकिल में करंट बढ़ा, ऑफ साइकिल में करंट घटा, ऑन साइकिल में करंट बढ़ा। तो ये ऑन और ऑफ साइकिल में क्या है, करंट बढ़ने और घटने से क्या हुआ, करंट के घटने और बढ़ने से रिपल पैदा हुई। ये आउटपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट करंट है, और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट है और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और इन दोनों का डिफरेंस को रिपल बोलते हैं। यदि मैं क्या करता हूं, ये मैं क्या करता हूं नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट में क्या करता हूं मैं कि वोल्टेज को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ऑन ऑफ करता हूं, एवरेज उतना ही देना है मेरे को, लेकिन ड्यूरेशन कम कर देता हूं, ऑन ड्यूरेशन भी कम कर दिया, ऑफ ड्यूरेशन भी कम कर दिया, दोनों ही ड्यूरेशन कम कर दिया, तो एवरेज उतना ही रहा। मैंने क्या किया, एवरेज आउटपुट वोल्टेज है, जैसे मान लो 5 मिली सेकेंड के लिए ऑन रहता है और 10 मिली सेकेंड के लिए ऑफ रहता है, और ये सोर्स वोल्टेज है, तो इसके सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड 2 हो गया। अब मैंने क्या किया, आउटपुट वोल्टेज लेना है तो 2 मिली सेकेंड के लिए ऑन रहता है, 4 मिली सेकेंड के लिए टोटल टाइम ड्यूरेशन है, और Vs कर दिया, तो अभी Vs/2 ही वोल्टेज हुआ। तो ये पहले ये 5 मिली सेकेंड की साइकिल थी, 5 मिली सेकेंड, और ये भी 5 मिली सेकेंड की साइकिल थी, इसको मैंने 2 मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया और इसको भी 2 मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने ऑन टाइम भी और टोटल टाइम भी जो है कम कर दिया, आधा कर दिया। अब क्या होगा, तो करंट होगा वो इतना बढ़ेगा, इतना ड्यूरेशन में बढ़ेगा, इतने ड्यूरेशन में घटेगा, इतने ड्यूरेशन में बढ़ेगा, इतने ड्यूरेशन में घटेगा, इतने ड्यूरेशन में बढ़ेगा, इतने ड्यूरेशन में घटेगा, इतने ड्यूरेशन में बढ़ेगा, इतने ड्यूरेशन में घटेगा। तो डेफिनेटली क्या हो गया कि करंट में जो वेरिएशन आ रहा था, रिपल जो था, यहाँ जो करंट में वेरिएशन आ रहा था, रिपल करंट था, रिपल फैक्टर की जो वैल्यू थी, या करंट का वेरिएशन था, ये 4 एम्पियर था, ये 2 एम्पियर था, तो जो करंट में वेरिएशन आ रहा था वो आ रहा था 4 - 2 डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इज 3, दैट इज 2/3, दैट इज 0.67%, 67% जो रिपल कंटेंट था। अब यहां करंट में जो वेरिएशन आया है, ये करंट की वैल्यू है, ये 3.2.8 है और ये 3.2 है। तो अब जो करंट में जो वेरिएशन है, मींस रिपल फैक्टर है, उसकी वैल्यू आ गई है 3.2 - 3, 2.8 divided by 3, that is 0.4 divided by 3 into 100 means percentage, so it is 400/3 means 40/3, so it is 13%, 13.3%, that is the ripple, it is 13.3% ripple. So now here the ripple content is this one, here the ripple content is this one. So in this way we can reduce the ripple contents, the variation, the regulation. So this is only the mechanism. Now further we will reduce. This is the on cycle, this is the off cycle, this is the on cycle, this is the off cycle, this is the on cycle, this is the off cycle, this is the on cycle, this is the off cycle. So the output is same, and the variation in the current is like this. And if we will further reduce the variation in a millisecond, the switching frequency in kilohertz. Initially the switching frequency in hertz, now the switching frequency in the 50 hertz, 100 hertz, here the switching frequency in 100 kilohertz. So the variation in milliampere, microamperes. So the ripple content is very, very less. Now the ripple content is, here the ripple factor is
3.001 minus 229.999 divided by 3, that is 0.001.3 into 100, that is nearly 0.1%. Okay. This is the way. This is only the way to reduce the ripple content, to reduce the ripple factors. So, this is the way we will reduce the ripple, and the swift fly frequency is very good, it is the better performance. Only what we'll do, what we are decrease the time period, means increase the switching frequency. So the name is switch mode power supply. So this is the switch mode power supplies. Switch mode power supplies. So this is the working principle of switch mode power supplies. Now we are taking the different power supplies, how they work, and according to the circuit there is a classification. So one is flyback. Type of SMPS. Type of SMPS. Types of SMPS. Types of SMPS. First is flyback. Second is push-pull. Push-pull. Third is half bridge. Fourth is full bridge. These are the types of SMPS: half bridge, full bridge, flyback, push-pull. So now we are taking one by one. First we are taking flyback type SMPS. Flyback. Firstly we are taking flyback type SMPS. So the flyback is, the circuit arrangement of the flyback is, this is the AC supply, and from the AC supply this is the voltage regulation. From that supply there is a voltage regulation, means it is a rectifier, AC 2 plus minus DC. It is simply a rectifier, and from the rectifier there is a transformer, and from that transformer there is a switch. So this transformer is connected with help of the switch, and that switch is SMPS. That switch is MOSFET. This is MOSFET. Like this. This is the MOSFET, and this is the transformer, and there is a diode, and through the diode there is a circuit capacitor and load. There is a capacitor, and this is the load. So this is flyback type. This is the flyback type SMPS. Flyback type SMPS. How it should work? You know, when this switch is on, when this switch on, there is a flow of current like this, and due to the flow of this current, this inductor react, and it produces the voltage like this, which is opposite to the main. Okay. Inductor oppose, and due to the opposition this diode is the reverse biasing. Okay.
This is in the reverse vice. So when the switch is off, as off, means the switch is off, not the working. The current is not flowing in the circuit. There is no current. No current. And when no current, this voltage change at the plus, at the minus. So when it is the plus, in the second cycle it is the plus, it the minus. And when it is plus, there is a current. And current charge to the capacitor and gives supply to the load as well. Both. It charge the capacitor as well the supply to the load. So when it charge the capacitor, capacitor gains the charge, gains the energy. And load takes the energy. So in the next one of the cycle, this get on. So when not off, this get on. So when on, there is a current. So when it current, this is the voltage. So this is the voltage, the diode is off. The diode is off, there is no any current. There is no any current, this capacitor gives the current. When there is no current, this capacitor gives the current. This capacitor gives the current, so the current in a load through the capacitor. So in a one half of the cycle, in first half of the cycle, capacitor gives the current to the load. In the second half of the cycle, main power coming from the source, and capacitor and load both taking the power from the main supply. In the second half, next half, the capacitor gives the current to the load. In the next half, capacitor and load both are taking from the main supply. So in this one, the one drawback of this circuit is, why it is not a fly back? Because when the switch is off, the inductor flies its energy to this one. So it is not a fly back type. It's fly the energy from the inductor from first circuit to the second circuit when the switch is off. So in the first one, when the switch is on, it absorbs the energy. Inductor absorbs the energy. When the switch is off, that the absorbed energy is fly back to the second one inductor, and that inductor flow the current. So in this way, this is the fly type operation will take place. So this is known as fly back type. So what the disadvantage of this fly back is the power flow in half of the cycle only. So the ripple is somewhat higher because not both the cycle, both not the power cycle. One is only the power cycle, half is the power cycle, half is the power, half the utilization of the switch, half the utilization of the transformer. Not the 100% utilization. Utilization of a transformer, this is not more than 50%, less than 50%. Okay, so the regulation is high, somewhat high as compared to its other category, other kind of the SMPS. So this is the drawback of this one. Otherwise, this is the simplest one, the lowest cost equipment, the lowest cost SMPS. Okay. Next one, the second is push-pull, push and pull. In one half of the cycle, there is a push, and other half is a pull. Push, pull, push-pull type SMPS. So the circuit diagram of the push-pull type is the one the switch. There is a supply and there is a rectifier. There is a supply and there is a rectifier, and from the rectifier there is a transformer, and that transformer is centrally tapped. The transformer is centrally tapped. So in one circuit there is a one switch, in the second circuit there is another one switch. So it is connected like this. So in one circuit there is a one switch, one switch, one switch. In another one there is another one switch. And this both the switches are through the main supply. Okay. Symmetrical transformer in both and then this is also the central tapped one.
and one diode over here, other diode over here, and both are connected over here, and there is an inductor and capacitor, inductor and a capacitor and a load, and that is they are fed to this is the circuit arrangement. This is the circuit arrangement. It's very good, fantastic one. It give the one. How it's work in first half of the cycle when this is on, this is the M1, this is the M2. When M1 on, this is the direction of current from here to here. When this is the current, this is positive, this is negative, this is positive, this is negative. So when it is positive, not it is the positive, not it is positive, okay, it is positive, then at the current, and this current is fed to this one. In the second half, when this switch is off and this is on, when this is M2 on, this is the flow of current like this, when it is positive, negative, positive, negative. So due to the positive, there is the current is like this. So in both the cycle, the capacitor gets charged and load. So the capacitor not taking them too much of the charges, because it takes the power in both the cycles. So it takes only the voltage that is variation. Otherwise it maintain a constant. So a constant voltage maintaining by the capacitor across the load. Only if any variation comes across the load, this capacitor supply the voltage locally, and it try to maintain voltage constant. So the ripple content or the voltage fluctuation is very less. So it more better voltage regulation we can provide with help of this one. Second thing, in both the cycles, in the positive first half of the cycle, the power is flowing through this one, and the negative half cycle power is flowing through this one. So in both the cycles, the one switch is works, the half of the power is flowing from this side, and the second switch is work, half of the power flow from that side. So the both are the power stroke, not the half the power stroke. So better voltage regulation, better the output, better the efficiency, better the performance. Only the drawback is this transformer, this portion of the transformer utilized one time. Otherwise this transformer utilizing means transformer, half portion of the transformer utility not more than 50%. So the half portion of the transformer utilized at a time. So the rating of the transformer, rating of these switches is higher as compared to what the rating we required. So it should be, the load rating should be same as the device rating. So that this load rating and this transformer rating having the difference. So what the load rating is 10 watt, and transformer rating should be 20 watt or more than 20 watt. If this rating is 100 watt, then this rating is 200 watt or more than 200 watt, because this transformer is not fully utilized. This half of the portion supply whatever the load requirement. Half portion should be supplied the load requirement. So this is the one drawback of this kind of the power supply. And across the switches, twice of the power, twice of the voltage appears across the switches during the off condition. The capacitor size also somewhat higher. Okay. So this is about the push-pull type SMPS. Now the third type of the SMPS, that is known as half bridge type SMPS. Third kind of the SMPS is known as half bridge. Half bridge SMPS. Third kind of the SMPS is known as half bridge SMPS. In the half bridge SMPS, this is the main supply
and from the main supply there is a rectifier, and from that rectifier to the power is fed to the capacitors, and from these two capacitors they takes the power, and from these two capacitor power is fed to the two switches. So the one switch over here, another switch over here, and from the switch there is a transformer. One is connect from here, other is connect from here. Okay, and this is the second transformer output, and then this is the diode. This is the diode. This is the diode one, and this is the second one diode. This is the central tab. This is the inductor and a capacitor and a load, and feed it like this one. Okay. So what else? When this switch is on, the power is coming from this and through the transformer and charge the capacitor and go to this one. This is the circuit. And it supply like this one. This is the positive, this is the negative. So this is the positive, and due to this is the positive, negative, positive, negative, this the diode works, and due to this the diode work, this is the power feed to this one. In another one half of the cycle, when this switch is on, this is off, so the current is coming from this capacitor. Current is coming through the capacitor, and power supply is a reverse direction power supply will take place from the source. Power supply is the same, but in here this is positive, this is the negative, this is the positive, this is the negative. So due to that one, the power supply is fed from here and goes to the load and like this. So this is nothing else. Here this transformer takes the power in the first half cycle, in the second half cycle. So utilization of this transformer is full utilization. So not 50% utilization, they have utility factor of transformer more than 50%. Second thing, power is coming from this, but it also charged in the initial cycle. So the capacitor gets charges. So the half of the power or voltage drop across the capacitor, half of the power or voltage comes across this device. These capacitors also control the fluctuation take place in the input side, and this capacitor control the fluctuation in the output side. So both the sides are the control. So it will give better voltage regulation. More efficiently it work. It is a good one device. It is generally used for the PCUs, the personal computers and all other equipments. Definitely it is a good transformer. It is a good device. It is generally used. So this is a better one. But the one drawback over here is the additional capacitors are required. That is one drawback. Additional capacitors are required. Second drawback is, the capacitor having the power rating, because in the half of the cycle they will store the power which is required in the other one half of the cycle. So the power rating, the power rating capacitors are required. So they use for the 1 kVA or 2 kVA type of the SMPS, not more than that. Now for the third one, the fourth one is full bridge. Full bridge SMPS. So in full bridge only the change is there is a switch. There is a switch in place of the capacitor. There is a switches. So this is the switch.
in place of the capacitor there is a switch. So this is the switch 1, switch 1, switch 1, 1, switch 1 when the current is coming from here, the switch 2, switch 3, switch 4. So switch 1 and switch 2 are on at a time, switch 3 and for the next first cycle switch 3 and switch 4 for next half. So in this one the requirement of capacitor get reduced. So now we are not required the capacitors, or the switches can do the things. Next thing, greatest advantage in this circuit is, if in a cycle there are two switches. If accidentally one switch is get damaged, even though one switch is there, it can control the turn on and turn off process. So the damage of one switch does not affect the performance. It also works. If one gets short circuited, even though it works. So that having better controlling ability as compared to the half bridge. Next one, the switches are low cost as compared to the capacitors, the power capacitors, and their life more. So it is more reliable, low cost, high power rating, high reliability, high operation, high switching speed, high dynamic response as compared to half bridge. Somewhat the cost is higher because we require the heat sink and all that. We also require the triggering and firing circuit of these switches, the triggering circuit, the on and off circuit of these, the four. Definitely the cost is somewhat higher as compared to the half bridge, but it is better in all. So this is the fourth one device, the SNPS. Overall, the SNPS is the best one device ever discovered for the DC power supply fitted to the electronics equipments, and it is low cost device having the best efficiency, best performance, best voltage regulation, lesser the harmonics, low the frequency content, and better the operation. So it is good one, best one. Only that due to the high frequency switching, it get heat up. So we required heat sink, and we also required the fan to circulate or flow the heat from the air. So extract the heat from the air. So all the SNPS type power supply having the heat sink as well as the exhaust fans, the fans on the heat sinks. So they spread the heat from the air. So they perform well. So this is good one. Definitely enjoy this lecture SNPS with me. I have the 22 years of the experience to teach electrical and electronics engineering student about the power electronics, control system, circuit analysis, machine, and so many subjects. I teach for the university examination, for the competitive examination, for the PhD examination, for the GATE examination, for the IES examination, to all the kind of the examination, to all the engineering and the higher education, the higher the study and research scholars for their different job aspects, the career aspects, for career upliftments. So definitely enjoy a lot with me. Okay, you'll refer me, you'll discuss the lecture, you'll go through the lectures. Definitely enjoy a lot. You'll learn the subject, the fundamental. Thank you. Thanks a lot.